हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, आज हम कवर करने वाले हैं इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स और उनके कार्यकाल के दौरान क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या घटनाएं घटित हुई, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखें तो पहला ब्रिटिश गवर्नर ऑफ बंगाल ये कौन था? तो पहला गवर्नर ऑफ बंगाल ये था रॉबर्ट क्लाइव। और बैटल ऑफ प्लासी जो हुई थी, प्लासी का युद्ध 1757 का, वो इसी के समय पर हुआ था। फिर देखिए, पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ये कौन था? जो रॉबर्ट क्लाइव था वो पहला गवर्नर ऑफ बंगाल था। ठीक है। फिर वॉरेन हेस्टिंग्स ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है। टेन्योर कब से कब तक था? 1772 से 85 तक। फिर आता है एक चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसके ज़रिए क्या किया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का जो पद है इसको चेंज करके, इसका नाम चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। और ये पहला कौन था? विलियम बेंटिक। ठीक है। उसके बाद फिर क्या किया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ये नाम चेंज करके वायसराय ऑफ इंडिया कर दिया गया। और पहला वायसराय कौन था? कैनिंग था। फिर बात करते हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, ये कौन था? ये था माउंटबेटन। और उसके बाद लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया ये थे राजगोपालाचारी, और ये ओनली इंडियन गवर्नर जनरल थे। इसके अलावा जितने भी रहे हैं ब्रिटिशर्स ही रहे हैं। अब देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले है वॉरेन हेस्टिंग्स, 1772 से 1785 टर्म था। अच्छा, इससे भी पहले हमने रॉबर्ट क्लाइव देखा था जो बंगाल का गवर्नर था। ठीक है, हम गवर्नर जनरल देख रहे हैं। गवर्नर जो था रॉबर्ट क्लाइव, उसके टाइम पर कुछ चीज़ें हुई थी। जैसे कि क्या हुआ था? एक चीज़ ये हुई थी कि द्वैध शासन की व्यवस्था बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि द्वैध शासन का जनक कौन है, तो वो लियोनेल कर्टिस है। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। और द्वैध शासन की व्यवस्था बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी, उतना याद रखिए। अब आते हैं गवर्नर जनरल की हम बात कर रहे हैं, तो वॉरेन हेस्टिंग्स है, पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है। इसके टाइम पर क्या हुआ था? एंड ऑफ डुअल सिस्टम, डुअल सिस्टम को एंड कर दिया था। हेस्टिंग्स के समय पर ही रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया था। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी कलकत्ता में। सुप्रीम कोर्ट इसको बोला जाता था, लेकिन ये बेसिकली सदर अदालतें होती थी। सदर अदालत की, तो जिला अदालत में कोई भी निर्णय लिया जा रहा है और अंतिम निर्णय अगर चाहिए तो उसके लिए सदर अदालतों में केस जाते थे। ठीक है, तो उसी तरह की कलकत्ता में एक सदर अदालत की स्थापना की गई थी। फिर उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1784 में। किसके द्वारा की गई थी? विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी, है ना। फिर हम देखते हैं पहला एंग्लो मराठा वॉर, ये इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था? 1775 से लेकर 82, इस समय पर हुआ था एंग्लो मराठा वॉर। और फिर ट्रीटी ऑफ सालबाई हुई थी वॉरेन हेस्टिंग्स के समय पर ही। कब हुई थी? जब ये वॉर ख़त्म हुआ 82 में, तब हुई थी। फिर उसके बाद हम देखते हैं पहली बार इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ था ऑफ भगवत गीता। और नाम भी याद रखिएगा किसने किया था? विलियम विल्किंस के द्वारा किया गया था। फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ये एक्ट भी आया था वॉरेन हेस्टिंग्स के समय पर। नेक्स्ट अब बात करते हैं कॉर्नवालिस की। इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था? 1786 से 1793। इसके समय पर क्या क्या काम हुए? तो जो इम्पॉर्टेंट है वो है एपेलेट कोर्ट्स की स्थापना की गई, साथ ही लोअर ग्रेड कोर्ट्स की स्थापना की गई थी। हेस्टिंग्स के समय जो जिला फौजदारी अदालतें होती थी उनको ख़त्म कर दिया था कॉर्नवालिस ने। ठीक है। फिर संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई थी। उसके बाद हम देखते हैं तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर, ये हुआ था। कब हुआ था? 1790 से 92 का टाइम पीरियड था इसका। और फिर ये जब युद्ध ख़त्म हुआ ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम के साथ, ये युद्ध ख़त्म हुआ था। फिर इसके अलावा हम देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज़, परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुई थी। कब ये किया गया था लागू? तो 1793 में, है ना। और एक और नाम याद रखिएगा यहाँ पर, ये योजना जो है परमानेंट सेटलमेंट की किसने बनाई थी? जॉन शोर के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट आते हैं, अब बात करते हैं वेलेस्ली की। 1798 से 1805 इसका टर्म था। सबसे पहली चीज़ वेलेस्ली के टाइम पर जो हुई थी, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम ये लेकर आया था। सहायक संधि की पद्धति जो है वो शुरू की थी। एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड पूछा जाता है कि सबसे पहले भारत में इसका प्रयोग किसने किया था? तो वेलेस्ली ने इसको बड़े स्तर पे लागू किया था, शुरू किया था, लेकिन सबसे पहले फ्रांसीसी गवर्नर जो था डुप्ले, उसके द्वारा ये इंट्रोड्यूस की गई थी भारत में।
और एक और यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे पहला राज्य कौन सा था जो सहायक संधि के अंतर्गत शामिल हुआ था इसमें, तो हैदराबाद को किया गया था 1798 में, 1798 में। इसके अलावा देखिए तो वेलेस्ली के समय पर ही चौथा एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था 1799 में, और मद्रास प्रेसिडेंसी को स्टेब्लिश किया गया था वेलेस्ली के समय, और इसके अलावा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी कलकत्ता में। आगे नेक्स्ट देखते हैं, तो अब बात करें विलियम बेंटिक की। 1828 से 1835 इसका टर्म था। ये पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये जो पद है 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बनाया गया था। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हुई थी, सती प्रथा को अबॉलिश किया था विलियम बेंटिक ने। किसके प्रयासों से? राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों से। कब अबॉलिश किया गया था? 1829 को, है ना। और ये तो बहुत कॉमन हो गया है। एक चीज़ और इसमें याद रखिएगा, धारा 17 जो है इसके तहत ये कहा गया था कि विधवाओं के सती होने को अब अवैध घोषित किया जाता है, और अगर ऐसा किया जाएगा तो वो उसको दंड मिलेगा। इसके अलावा क्या किया था बेंटिक ने? ठगी प्रथा जो थी इसको ख़त्म किया था, इसको समाप्त किया था। किसकी हेल्प से? कर्नल स्लीमैन की हेल्प से 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। ठगी प्रथा क्या थी? तो एक ओवरव्यू थोड़ा सा दूं तो एक ऐसी कम्युनिटी थी जो देवी काली की पूजा करते थे और नर बलि की प्रथा थी। ठीक है, तो इसको ख़त्म किया गया था। और इसके अलावा हम देखें तो इन्फेंटिसाइड और चाइल्ड सेक्रीफाइसेस की जो प्रथाएं थी उनको भी ख़त्म किया गया था, और इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आया था 1835 का। तो ये सारी चीज़ें हुई थी विलियम बेंटिक के समय। नेक्स्ट आते हैं डलहौजी पर। 1848 से 1856 इसका समय था, 1857 के विद्रोह से पहले। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो की गई थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे हिंदी में कहा जाता है व्यपगत का सिद्धांत, ये लागू किया था डलहौजी ने। और सबसे पहले कौन सा ऐसा राज्य था जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत हड़प लिया गया था? तो वो सतारा था 1848 में। ठीक है, फिर हम देखते हैं 1854 में चार्ल्स का वुड डिस्पैच आता है। बेसिकली शिक्षा संबंधी सुधार थे, ठीक है, जिन्हें अंग्रेज़ी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। तो ये भी डलहौजी के समय पर आया था 1854 में। फिर पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854। फर्स्ट रेलवे लाइन ये बिछाई गई थी बॉम्बे से थाने तक। कब? 1853 में। ठीक है, 1853 पहली रेल थी। और कितने किलोमीटर की थी ये भी याद रखिएगा, 34 किलोमीटर की थी ये। इसके बाद हम बात करें सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, ये कब हुआ था? 1848 से 49 के बीच ये वॉर हुआ था। ये भी डलहौजी के समय पर हुआ था। और इसी वॉर के बाद जो सिख वाला एरिया था वो सारा आ गया था, सिख राज्य अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ गया था। ठीक है, और इसके बाद ही जो हीरा है कोहिनूर वो महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया था। अच्छा, नेक्स्ट की बात करते हैं। तो पहली टेलीग्राफ लाइन ये भी बिछाई गई थी डलहौजी के समय पर ही। कब? 1853 में। और ये तो 1853 में बिछाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक? कलकत्ता और आगरा के बीच में। फिर इसके बाद देखते हैं इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की शुरुआत हुई थी डलहौजी के टाइम पर। फिर विडो रीमैरिज एक्ट लाया गया था। और क्योंकि ये बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे सुधार की दिशा में चेंजेस किए गए थे, तो इसीलिए डलहौजी को फादर ऑफ इंडियन टेलीग्राफ, फादर ऑफ इंडियन रेलवेज़, फादर ऑफ इंडियन पोस्टल सिस्टम, फादर ऑफ इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, इन सभी नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करें कैनिंग की, तो इसके समय पर यूनिवर्सिटीज़ स्टेब्लिश की गई थी कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में इन 1857। ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, साथ ही पहला वायसराय था। ये हम बात पहले कर चुके हैं। कैनिंग के समय पर ही 1857 का विद्रोह हुआ था, और 1858 का जो एक्ट आया था वो भी इसी के समय पर आया था, जिसके ज़रिए भारत से कंपनी रूल समाप्त हो गया था और ब्रिटिश एम्पायर का डायरेक्ट रूल भारत में शुरू हो गया था। फिर क्या किया गया था कैनिंग के द्वारा? इसने विड्रॉ किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था व्यपगत का सिद्धांत, वो ख़त्म कर दिया गया था कैनिंग के समय। और हमने पीछे एक बात की थी विडो रीमैरिज एक्ट, वो डलहौजी के समय आया था, लेकिन 1856 में इंडिपेंडेंट रूप में लागू हुआ था कैनिंग के समय। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगला हम बात करते हैं मेयो की। तो टाइम पीरियड था 1869 से 1872 तक। ही वॉज द ओनली वायसराय जिसका मर्डर हुआ था ऑफिस में रहते हुए। ऑफिस में रहते हुए मीन्स अपने पद पर रहते हुए जिसका मर्डर हुआ था। किसने मर्डर किया था? एक पठान ने किया था, जो कि अंडमान में कन्विक्ट था।
ठीक है, मर्डर कब किया था? 1872 में। और मेयो के समय पर ही सेंसस कंडक्ट हुआ था पहली बार 1871 में। हाँ, सेंसस की बात हुई है तो सेंसस 2011 का हमने कवर कर लिया था, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करें लॉर्ड लिटन की। 1876 से 80 इसका टाइम पीरियड था। इस टाइम पर क्या हुआ था कि एक इनफेमस एक्ट था वर्नैकुलर प्रेस एक्ट 1878 का। जो प्रेस थी ना, प्रेस की स्वतंत्रता को सप्रेस करने के लिए बेसिकली एक्ट ये लाया गया था और इसीलिए इसे इनफेमस एक्ट कहा जाता है। तो लिटन ने प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित किया था और रिपन ने प्रेस को फिर से फ्री कर दिया था, क्योंकि इसने वर्नैकुलर प्रेस एक्ट को रिपील कर दिया था 1882 में। और क्योंकि रिपन ने रिपील कर दिया था एक्ट, इसीलिए रिपन को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता इस नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, इन दोनों में एक चीज़ और कॉमन है, जैसे हमने ये प्रेस एक्ट का देखा है। इसके अलावा लिटन ने क्या किया था, जो सिविल सर्विसेज के लिए एग्ज़ाम होता था उसकी अधिकतम आयु सीमा 21 साल हुआ करती थी, इसने घटाकर 19 कर दी थी। लेकिन रिपन ने इसको भी चेंज कर दिया और 19 से वापस 21 कर दिया था। रिपन की थोड़ी और बात करें तो टाइम पीरियड देखिए 80 से 84, और हमें पता है 1881 से ही क्या हुआ था। जैसे ये 1871 में पहली बार सेंसस कंडक्ट हुआ था, लेकिन 81 से नियमित जनगणना शुरू हो गई थी और इसके बाद से ही हर 10 साल के अंतराल पर जनगणना या सेंसस किया जाने लगा। एक और चीज़ हुई थी रिपन के टाइम पर, रिपन के कार्यकाल में काफ़ी अच्छी चीज़ें हुई थी, कुछ चल पाई कुछ नहीं चल पाई, कुछ ने काम किया कुछ ने नहीं, ऐसा हुआ था। तो रिपन के टाइम पर एक और चीज़ हुई थी, वो ये थी कि शैक्षिक क्षेत्र में जो भी सुधार करने थे उसके लिए एक हंटर आयोग की स्थापना की गई थी विलियम हंटर की अध्यक्षता में। ठीक है, और स्थापना की गई ताकि वो अपनी रिकमेंडेशन दे और शैक्षिक सुधार किए जाएं उसी के अकॉर्डिंग। एक और चीज़ हुई थी, इल्बर्ट बिल आया था रिपन के टाइम पर ही। इल्बर्ट बिल में क्या था, इल्बर्ट बिल ये कहता था कि पहले क्या था ना, कोर्ट्स में जो सुप्रीम जजेस होते थे वो ब्रिटिशर्स ही होते थे। तो इल्बर्ट बिल ने ये कहा कि इंडियंस भी जज होने चाहिए। और पहले बेसिकली सिस्टम ये था कि अगर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कोई केस आ रहा है कोर्ट में, तो उसकी सुनवाई तो कोई ब्रिटिश जज ही करेगा, इंडियन जज नहीं कर सकता, ऐसा सिस्टम था। तो एक तरह से भेदभाव क्रिएट किया जा रहा था। तो इल्बर्ट बिल में ये कहा गया था कि चाहे वो कोई व्यक्ति ब्रिटिशर हो या फिर इंडियन हो, कोई भी जज है सामने, चाहे वो इंडियन है या ब्रिटिशर है, वही सुनवाई करेगा। तो इसका काफ़ी विरोध किया गया था यूरोपियंस के द्वारा और इसको श्वेत विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो विद्रोह के चलते फिर ये बिल वापस ले लिया गया था या फिर पास नहीं हो पाया था। तो ये भी चीज़ आप याद रख सकते हैं। फिर बात करते हैं डफरिन की। तो डफरिन का जो टाइम पीरियड है 1884 से 88 तक है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हुई थी कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी डफरिन के टाइम पर। आगे चलते हैं, अब बात कर रहे हैं मिंटो सेकेंड। मिंटो सेकेंड की 1905 से 1910 टाइम पीरियड है। इस समय क्या हुआ था, अभी टाइम पीरियड देखिए, मूवमेंट स्टार्ट हो गए हैं, गांधी जी आने वाले हैं भारत, खैर अभी तो नहीं आए हैं। स्वदेशी मूवमेंट 1905 से 8 इसी समय होता है। मुस्लिम लीग का गठन होता है 1906 में। फिर कांग्रेस जो है उसका स्प्लिट हो जाता है सूरत सेशन में 1907 में। इस सेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष ने। अभी मैंने घोष ही बोला है, बोस नहीं बोला है। जो सेशन वाली वीडियो थी उसमें बोस हो गया था। अच्छा, रास बिहारी बोस वो किस लिए फेमस है? आईएनए आपने सुना होगा, इंडियन नेशनल आर्मी, उसकी स्थापना में उनका बहुत मेजर रोल था। फिर आते हैं नेक्स्ट पर। तो न्यूज़पेपर एक्ट 1908 का वो मिंटो सेकेंड के टाइम पर ही आया था और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। इसमें क्या हुआ था, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 क्योंकि पहली बार मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था शुरू की गई थी, सेपरेट इलेक्टोरेट शुरू किया गया था। फिर आते हैं नेक्स्ट पर, हार्डिंज सेकेंड 1910 से 1916 का टर्म था। क्या हुआ था, 1911 में पार्टीशन ऑफ बंगाल को ख़त्म कर दिया गया था। 1911 में कब क्यों किया गया था? इस समय पर दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था और तभी ये घोषणा की गई थी। इसके साथ में ही पार्टीशन ऑफ बंगाल तो ख़त्म किया गया था, साथ में जो कैपिटल थी वो ट्रांसफ़र की गई थी फ्रॉम कैलकटा टू दिल्ली 1911 में ही। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हुई थी।
और हार्डिंज जो है ना, हार्डिंज सेकंड, इसके टाइम पर यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई थी कि एक बहुत ही ज़्यादा भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया था 1911 में। और इसी के लिए इसकी काफ़ी आलोचना भी हुई थी क्योंकि बहुत पैसा खर्च किया गया था दिल्ली दरबार में, लेकिन साथ ही में कई हिस्से ऐसे थे जहाँ पर अकाल पड़ा था। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी आलोचना की गई थी। नेक्स्ट अब बात करते हैं चेम्सफोर्ड की। इसका कार्यकाल था 1916 से लेकर 21 तक। क्या क्या हुआ था, तो होम रूल मूवमेंट 1916, ये देखते ही आपको याद आ जाना चाहिए। होम रूल मूवमेंट शुरू हुआ था, दो लोगों ने किया था, तिलक का और एनी बेसेंट का, दोनों का ही 1916 में शुरू हुआ था। तिलक का पहले हुआ था, एनी बेसेंट का थोड़ा उनके बाद, लेकिन ईयर एक ही है दोनों का। फिर लखनऊ पैक्ट हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच 1916 में। कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 का, उसी के दौरान ये पैक्ट भी हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में, खेड़ा सत्याग्रह और सत्याग्रह एट अहमदाबाद 1918 में हुए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का ये आया था। 1919 में ही रॉलेट एक्ट ये लेकर आए थे अंग्रेज़। फिर हम देखते हैं कि इसी के काल में क्या हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। फिर खिलाफत मूवमेंट 1920 से 22 होता है और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये भी 1920 से 22। और गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया था क्योंकि वो चाहते थे कि मुस्लिम्स जो हैं वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में साथ दें, है ना, दोनों मिलकर अंग्रेज़ों का विरोध करें। इसीलिए खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इनको एक साथ लाने की कोशिश की गई थी। नेक्स्ट पर आते हैं, तो अभी है रीडिंग। इसका समय है 1921 से 26। सबसे पहली चीज़ हुई थी प्रेस एक्ट ऑफ 1910, ये रिपील किया गया था। और रॉलेट एक्ट जो था 1919 का, ये भी रिपील कर दिया गया था। चौरी चौरा इंसिडेंट 1922 में होता है, डेट भी आप याद रख सकते हैं, 5 फरवरी 1922। और क्योंकि अभी 2022 में हैं हम, तो इसके 100 साल पूरे हो चुके हैं। फिर फाउंडेशन ऑफ स्वराज पार्टी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन होता है। काकोरी ट्रेन डकैती होती है 1925 में। अच्छा, ये भी याद रखिएगा, स्वराज पार्टी 1923 में इसका गठन हुआ। किसने गठन किया था, दो लोगों ने मिलकर, मोतीलाल नेहरू और CR दास, इन्होंने मिलकर इसका गठन किया था। और फिर फाउंडेशन ऑफ RSS, ये भी रीडिंग के कार्यकाल में ही रखा जाता है, स्थापना होती है 1925 में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है इरविन, 1926 से 31 तक टाइम पीरियड है। सबसे पहली चीज़ जो हुई थी 1927 में साइमन कमीशन अनाउंस किया गया था। लाहौर सेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी 1929 में। और इसी में ये घोषणा की गई थी कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। फिर हम देखते हैं सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट होता है 1930 में। दांडी मार्च शुरू होता है 1930 में। पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में होता है और गांधी इरविन पैक्ट 1931 में साइन होता है। अब आते हैं वेलिंगटन पर, 1931 से 36 का टाइम पीरियड है। इसके समय पर दूसरी और तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती हैं। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ये 1932 में फिर से शुरू हो जाता है। पीछे हमने देखा था 30 में हुआ था, लेकिन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी, इसमें गांधी इरविन पैक्ट के दौरान गांधी जी मान गए थे, कांग्रेस मान गई थी कि वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लेंगे। ठीक है, और कांग्रेस की तरफ से गांधी जी और सरोजिनी नायडू ये दो लोग गए थे। और क्योंकि ये गए थे तो एक उम्मीद के साथ गए थे, इसीलिए जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये रोक दिया गया था। ठीक है, लेकिन वापस आए वहाँ से, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलने पर ये जो मूवमेंट है फिर से शुरू कर दिया गया था। फिर हम देखते हैं 1935 में वेलिंगटन के टाइम पर ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें इसमें की गई थी जो हमने अपने संविधान में एज इट इज़ ली है ना। फिर बर्मा को इंडिया से सेपरेट कर दिया गया था 1935 में। पूना पैक्ट साइन हुआ था बिटवीन अंबेडकर एंड गांधी। नेक्स्ट पर आते हैं, अभी है लिन लिथगो, 1936 से 43 का टाइम पीरियड है। इसके समय पर पहला जनरल इलेक्शन कंडक्ट हुआ था 1936 और 37 के टाइम पर। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन हुआ था, SC बोस के द्वारा किया गया था 1939 में। 1938 और 39 ये जो ईयर्स हैं ये आते ही आपको SC बोस याद आ जाने चाहिए। 38 में हरिपुरा का अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता भी इनको मिल गई थी, लेकिन इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था बाद में और फिर अध्यक्षता संभाली थी राजेंद्र प्रसाद ने, है ना। वो स्टोरी भी याद रखिएगा। आगे हम देखते हैं लाहौर रेजोल्यूशन, ये पास हुआ था 1940 में। अगस्त ऑफर आया था 1940 में। क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में शुरू हुआ था।
और इसके साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में ये भी शुरू हो गया था। ठीक है, अब आते हैं माउंटबेटन पर। तो माउंटबेटन का समय मार्च से लेकर अगस्त 1947 तक है। हम अगस्त 1947 तक की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगस्त में हमें आज़ादी मिल गई थी और उसके बाद फ्री इंडिया हो गया था। और आज़ादी के बाद फिर से माउंटबेटन ही कंटिन्यू रहा वायसराय के रूप में, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में। और फिर जून 1948 तक ये भारत का गवर्नर जनरल रहा था। ठीक है, अब बात करते हैं। तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान को इंट्रोड्यूस किया गया था, अनाउंस किया गया था। जो ब्रिटेन का हाउस ऑफ कॉमन्स है वहाँ पर इंडियन इंडिपेंडेंस बिल इंट्रोड्यूस किया गया था और 4 जुलाई 1947 को पास कर दिया गया था। इसी के टाइम पर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में बाउंड्री कमीशन बिठाया गया था। फिर हम इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें, ये तो हो गया पहले की बात, है ना। इंडिपेंडेंट इंडिया में लॉर्ड माउंटबेटन फिर से गवर्नर जनरल बनाया गया 47 से 48, मैंने बताया ही। जून 1948 तक ये गवर्नर जनरल रहा था। क्योंकि अगस्त 47 में हमें आज़ादी मिल गई थी, तो ये पहला गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया कि कश्मीर जो है कश्मीर का भारत में विलय होता है अक्टूबर 1947 में। गांधी जी का मर्डर कर दिया जाता है बाय नाथूराम गोडसे 30 जनवरी 1948 को। फिर हम देखते हैं सी राजगोपालाचारी, ये बनते हैं जून 1948 से जनवरी 1950 तक भारत के गवर्नर जनरल, और ये लास्ट गवर्नर जनरल थे फ्री इंडिया के और ओनली इंडियन गवर्नर जनरल थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? हम बात कर चुके हैं पहले ही, वॉरेन हेस्टिंग्स था। 1772 से 1785 इसका टेन्योर था। ब्रिटिश भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था विलियम बेंटिक। और हमने ये भी देखा ही था कि चार्टर ऑफ एक्ट ऑफ 1833 के ज़रिए ये पद जो है क्रिएट किया गया था। निम्नलिखित में से किसे भारत में सिविल सेवा के जनक के रूप में जाना जाता है? तो सिविल सेवा का जनक ये जाना जाता है कॉर्नवालिस को, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस किए थे, बहुत सारे सुधार किए थे कॉर्नवालिस ने। लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स जो था उसने सिविल सर्विसेज की फाउंडेशन रखी थी। ठीक है, और उसमें रिफॉर्म, मॉडर्नाइज किया था और रैशनलाइज किया था कॉर्नवालिस ने, तो इसलिए जनक कॉर्नवालिस को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दिया? तो ये था एलन बैरो। इंडियन स्लेवरी एक्ट 1843 का आया था और इसी के ज़रिए स्लेवरी जो प्रथा थी उसको ख़त्म कर दिया गया था। निम्नलिखित में से किसने व्यक्तिगत के सिद्धांत की नीति शुरू की? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये शुरू की गई थी डलहौजी के द्वारा। और पहला स्टेट कौन सा था? सतारा था। 1848 में इसे शामिल किया गया था। भारत के किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में रेलवे लाइन की स्थापना की गई थी? तो रेलवे लाइन की स्थापना ये डलहौजी के टाइम पर की गई थी और इसीलिए इसे फादर ऑफ इंडियन रेलवेज कहा जाता है। बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था कर्जन। कर्जन के समय ही बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश भारत के वायसराय कौन थे? तो ये वायसराय था वेलिंगटन। और ये हम बात कर ही चुके हैं कि कांग्रेस की तरफ से गांधी जी और सरोजनी नायडू ने रिप्रेजेंट किया था। किसके कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी डफरिंग के कार्यकाल में 1885 में। फाउंडर कौन था? A.O. ह्यूम। और पहले प्रेसिडेंट थे INC के W.C. बैनर्जी। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट का प्रस्ताव किसने दिया था? तो ये हमने देखा था, लिटन ने इसका प्रस्ताव दिया था और बाद में रिपन ने उसके ख़त्म कर दिया था इसे। कब का एक्ट है ये? 1878 का। सिपॉय म्यूटिनी के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सिपॉय म्यूटिनी यानी कि रिवॉल्ट ऑफ 1857, तो इस समय कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। भारत सरकार अधिनियम के पारित होने के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उस समय भारत का गवर्नर जनरल वेलिंगटन था। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान क्रिप्स मिशन ने भारत का दौरा किया था? तो क्रिप्स मिशन भारत में आया था लिन लिथगो के टाइम पर। कब आया था? मार्च 1942 में। और अब ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था? ऑप्शंस हैं विलियम बेंटिक, वॉरेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस। आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। और इसी के साथ वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपको पसंद आया हो और कुछ चीज़ें या तो जानने को मिली होंगी या रिवाइज़ हुई होंगी।
बस टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से, है ना। चलिए ख़त्म करते हैं वीडियो को यहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। जय हिंद।